हेलो क्लास, हैव अ गुड डे एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने सीआरपीसी के फर्दर प्रोविज़न को समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम हमने सेक्शन 153 जो कि बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर्स, तो इसे हमने कवर कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 12 की, जो बात करता है इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। तो जो इन्वेस्टिगेशन होता है, पहली बात तो जो इन्वेस्टिगेशन की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस अथॉरिटी को दी हुई है। इसके अलावा और किसी भी सेकंड पर्सन को इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं दी हुई है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर में। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होता है ये पहली स्टेज है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर की, यानी जो मतलब हमारा जो 3 मेन स्टेप दिया हुआ है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर को, वो क्या क्या है? पहला इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इंक्वायरी और तीसरा होता है हमारा ट्रायल, यानी लास्ट स्टेज हमारा ट्रायल होता है। तो पहला इन्वेस्टिगेशन, जब कोई चीज़ को पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगी, उसको ढूंढेगी, कलेक्ट एविडेंसेस को कलेक्ट करेगी, तब ना केस आगे बढ़ेगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट ही ट्रायल में पहुंच जाता है तो इसमें कई वैक्यूम आ जाते हैं, कई लूप होल आ जाते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है कि हमारे क्रिमिनल लॉ में। तो ये स्टार्ट होता है 154 यानी 154 से, जो बात करता है इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ कोई केस फाइल करना है या कोई एलिगेशन लगानी है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन में जाके वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एक इन्फॉर्मेशन देते हैं पुलिस को कि हमारे साथ ऐसा ऐसा उस व्यक्ति ने किया है, तब जाके पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले तो इसमें ये जानने वाली बात है कि एफआईआर की डेफिनेशन पूरे सीआरपीसी में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ये बहुत कंफ्यूजन करता है कि कई एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एफआईआर की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है। तो एफआईआर की डेफिनेशन बहुत लोग गलती से 154 ही लगा कर आते हैं, तो ऐसा नहीं है। एफआईआर की डेफिनेशन कहीं नहीं दी हुई है। जो 154 है ये बात करता है इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसको हम जनरली रूप में ये समझ सकते हैं कि ये एक एफआईआर का इसेंशियल्स पॉइंट बताया गया है, ठीक है, कि उसके एलिमेंट क्या होंगे इसके बारे में बताता है, ना कि एफआईआर की डेफिनेशन देता है। तो अब हम जानते हैं 154 के में क्या बोला गया है। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ऑरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस इन राइटिंग, ठीक है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि किसी भी पर्सन के द्वारा दिया जाता है, और ये इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होना चाहिए? कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड। कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने 2C में देखा है कि 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसके अंतर्गत पुलिस ऑफिसर को पूरी अथॉरिटी होती है कि वो विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट करें। मतलब एक हीनियस टाइप का जो ऑफेंस होता है उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर में रखते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई पर्सन एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इन्फॉर्म करता है पुलिस ऑफिसर को या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, और कैसे, या तो ओरली भी कर सकता है या रिटर्न भी कर सकता है, ठीक है। अब जाएंगे, मतलब अगर कोई व्यक्ति जाता है पुलिस स्टेशन तो वो बोल कर ही तो वो करेगा ना, एड्रेस करेगा, बोल कर ही इन्फॉर्म करेगा। तो जो पुलिस स्टेशन का एक ड्यूटी होती है वो होती है कि उसको वो लिखें, सुने नहीं। अगर आपसे कोई मतलब अपना कोई किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो पुलिस जो ऑफिसर होगी उसको रिटर्न करेगी, यानी राइटिंग में उसको लिखेगी, और उस जिस भी पेज में उसे लिखा जाएगा वहाँ पे साइन होगा जिस पर्सन ने ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मतलब इन्फॉर्मेंट की साइन वहाँ जरूरी है, और शैल बी इंटर्ड इन द बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर। और जो पुलिस स्टेशन में एक बुक होती है जिसको हम पुलिस डायरी भी कहते हैं, तो उसके अंदर इसका पूरा इंटर किया जाएगा कि हाँ इस पर्सन ने ऐसे ऐसे एफआईआर दर्ज करवाया है। तो ये हो गया हमारा 154 का इसेंशियल, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली एफआईआर के नाम से ही जानते हैं। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि एफआईआर ऐसा नहीं है कि जिसके साथ ये घटना घटी है वो ही जाके एफआईआर लॉन्च कराए, तो ऐसा नहीं है। एफआईआर कोई भी एनी पर्सन लॉन्च करा सकता है, मतलब जिसके साथ घटना हुई है वो करवा सकता है। कोई विटनेस है जो देख रहा है कि हाँ दूसरे के साथ ये मतलब ऑफेंस किया जा रहा है, वो भी जाके एफआईआर लॉन्च करवा सकता है। मतलब ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिसके साथ ये ऑफेंस किया जा रहा है वही जाके एफआईआर लॉन्च करवाए। तो ये हो गया हमारा 154 का
डिटेल, ठीक है। और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि एफआईआर को डिटेल में देना ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्या क्या हुआ आपको ये बोलना ज़रूरी है। आप एक कंसाइज फॉर्म में भी एफआईआर को बता सकते हैं या उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को। अब इसमें एक प्रोविज़ो है जो कि रेप जैसे या एसिड अटैक, मतलब वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उनके अगेंस्ट एक यहाँ पे जोड़ा गया था। कब से? 2013 से जोड़ा गया था कि अगर ऐसे भी मतलब वुमेन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है तो वो ये इंश्योर किया जाए कि वो एक वुमेन ऑफिसर द्वारा ही उसको मतलब रिटर्न में रिड्यूस किया जाए या उन्हीं के सामने इसको बताया जाए। क्योंकि कई बार होता है ना कि मतलब महिलाएं डरती हैं या एक इज्जत की बात आ जाती है अगर वो मेल ऑफिसर के सामने जाएंगी, तो इसी को कम करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर वुमेन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी भी ऑफेंस का तो ये इंश्योर किया जाएगा कि वो वुमेन ऑफिसर के द्वारा ही लिया जाए। और ये हम मतलब इम्पॉर्टेंट है, 2013 से ऐड हुआ था। अब आते हैं इसके सबसेक्शन 2 में जो है ए कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जो भी इंफॉर्मेंट हो उनको भी एक उसकी जो कॉपी है यानी फोटो कॉपी उसको दी जाएगी कि हमने आपका एफआईआर दर्ज करवा लिया है। ये मतलब ऐसा कहते हैं ना कि एक जानकारी के लिए कि हाँ हमारा मतलब इंफॉर्मेशन दर्ज हो गया है। अब ये है 154 का सबसेक्शन 3 जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये बात करता है कि एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल ऑन अ पार्ट ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। यहाँ पे रिफ्यूज़ल की बात की जा रही है, मतलब इसका एक जनरल सी मीनिंग है कि अगर कोई पर्सन जो कि अग्रीव्ड है और वो पुलिस स्टेशन जा रहा है अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, अब जो पुलिस स्टेशन में वहाँ के पुलिस इंचार्ज बैठे हुए हैं वो मना कर दे रहे हैं कि हम आपका एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो जो एग्रीड पर्सन है उसको ये पावर दी हुई है या उसको ये राइट दिया हुआ है कि वो कहा जा सकता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी उनके अपर पुलिस के पास जाकर अपना एफआईआर दर्ज करवा सकता है या वहाँ अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये हो गया हमारा 3 में। यानी अगर पूछा जाता है कि आपका 154 के अंतर्गत अगर आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है तो आपके पास क्या क्या रेमेडी है, तो रेमेडी हमारी क्या है कि हम 154 के 3 क्लॉज में जाकर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भी अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एक हाँ जीरो एफआईआर एक उसका जीरो एफआईआर के नाम से भी एक क्या कहते हैं उसे टॉपिक है। तो जीरो एफआईआर हम जानते हैं कि जीरो एफआईआर क्या होती है। तो एफआईआर हम कहाँ दर्ज करवाते हैं? जिस ज्यूरिडिक्शन में जिस एरिया में वो कांड हुआ है वहाँ उस पुलिस स्टेशन में जाके हमने एफआईआर लॉन्च करवा दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको एफआईआर लॉन्च करवाना है उस ज्यूरिडिक्शन से बाहर, मान लीजिए कि जैसे कोई भी चीज़ है जो कि गाजियाबाद में घटित हो रही है, कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी एक्सीडेंट है जो कि गाजियाबाद में घटित हो रही है, यानी ऑफेंस वहाँ पे कारित किया जा रहा है। अब आप मौके से वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन आप कहाँ हैं? दिल्ली में हैं, ठीक है। तो आप मौके से वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एफआईआर लॉन्च नहीं करवा सकते हैं। आप ये एफआईआर अपने ही एरिया में मतलब दिल्ली में ही कहीं भी लॉन्च करवा सकते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके, और वहाँ पे बता देंगे कि ये जो ऑफेंस है ये कहाँ कारित हो रहा है? गाजियाबाद में। तो इसे ही हम जीरो एफआईआर कहते हैं। और बाद में जो एफआईआर लॉन्च किया गया है ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पर ऑफेंस किया जा रहा है, यानी उस एरिया में जहाँ पर ऑफेंस किया जा रहा है। तो इसे ही हम जीरो एफआईआर के नाम से जानते हैं। कि अगर बोला जा रहा है कि मतलब कई होते हैं ना कि जो कानून को नहीं जानते हैं तो पुलिस ऑफिसर उनको गोली दे देते हैं कि हमारी एरिया की तो बात ही नहीं है, हम आपका एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, आपको लॉन्च करना पड़ेगा क्योंकि ये एक जीरो एफआईआर का फंडा होता है। अब आते हैं अपने सेक्शन नंबर 155 में जो बात करता है इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। तो हमने 154 में पढ़ा था कॉग्निजेबल केस और यहाँ पढ़ेंगे नॉन कॉग्निजेबल केस एंड इन्वेस्टिगेशन।
तो 155 में जो कम हीनियस टाइप के जो ऑफेंस होते हैं नॉन कॉग्निजेबल, जिसमें पुलिस ऑफिसर को ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं दी हुई है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट करें, तो अगर ऐसे ऑफेंसेस को का इंफॉर्मेशन देना है तो पर्सन कहाँ पे जाते हैं, 155 में। ये होता है NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। मतलब अगर इस सिचुएशन से जो रिपोर्ट तैयार की जाती है पुलिस ऑफिसर द्वारा, उसको हम कहते हैं NCR। When information is given to an officer in charge of police station of the commission within the limit of such station of a non-cognizable office, he shall enter or cause to be entered in substance of the information in a book to be kept। मतलब सेम चीज़ ही है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल रही है तो वो उसे रिटर्न करेंगे, रिड्यूस करेंगे कहाँ पे, उस बुक में जो कि मतलब रखी जाती है पुलिस स्टेशन में। इसका दूसरा क्या है, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुलिस ऑफिसर के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करें बिना मजिस्ट्रेट का परमिशन लिए। अब भाई हमने 154 में क्या देखा कि अगर वहाँ मजिस्ट्रेट इमीडिएटली कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं या नहीं प्रेजेंट हो रहे हैं तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन अपना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या होता है कि अगर उनके सामने कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो वो जब तक मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं लेंगे तब तक आगे की कार्यवाही यानी आगे का इन्वेस्टिगेशन अपना स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इसका जो चौथा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे, वेयर अ केस रिलेट्स टू 2 और मोर ऑफेंसेस, ठीक है, ऑफ द विच एट लीस्ट वन अ कॉग्निजेबल द केस शैल बी डीम्ड टू अ कॉग्निजेबल केस। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आती है कि 3-4 ऑफेंसेस एक ही पर्सन के द्वारा एक ही समय में किया गया है, जिसमें से जैसे मान के चलिए कि 3 ऑफेंस है, ठीक है, 3 ऑफेंस कारित किया गया है, जिसमें से 2 ऑफेंस जो है वो होता है नॉन कॉग्निजेबल केस का, मतलब बहुत ही कम हीनियस का, वो नॉन कॉग्निजेबल हो गया। लेकिन एक उसमें से है जो कि कॉग्निजेबल केस है, जो कि हीनियस टाइप का ऑफेंस हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि 2 अगर नॉन कॉग्निजेबल है, एक कॉग्निजेबल है तो हम मेजॉरिटी के साथ जा रहे हैं, मतलब इनका पूरा केस ही हम नॉन कॉग्निजेबल की तरह देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप कितने भी ऑफेंसेस कर लो, अगर आपका एक भी अगर उसमें कॉग्निजेबल केस है तो उसको हम 154 के अंदर ही इन्वेस्टिगेट करेंगे, यानी उसको एज अ कॉग्निजेबल केस ही माना जाएगा। यह है हमारा 155 का मतलब सबसेक्शन 4। अब हम आते हैं अपने 156 यानी पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात कही जा रही है, यानी पुलिस ऑफिसर को पावर है किसी भी कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट करने की। किसके अंतर्गत, 156 के अंतर्गत। यहाँ की जो तीसरा क्लॉज है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेशन एज एवं मेंशन। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर कोई पर्सन 154 में जा रहा है FIR दर्ज करवाने, उसका रिफ्यूज़ल मतलब उसको रिफ्यूज़ कर दिया जा रहा है पुलिस स्टेशन के मास्टर के द्वारा, मतलब जो ऑफिसर होंगे पुलिस ऑफिसर वो मना कर दे रहे हैं, तो उसके रेमेडी के लिए हम कहाँ गए, 154 के सबसेक्शन 3 में, यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास गए, हमने अपना इन्फॉर्म दिया। अब मान लीजिए कि वो भी मना कर दे रहे हैं, 154 1 में गए मना हो गया, 154 3 में गए मना हो गया, तो अब कौन सी रेमेडी बची, तो अब रेमेडी बची हमारे पास 156 के 3, यानी अब हम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि हमारा FIR नहीं दर्ज करवाया गया इन द इनिशियल पॉइंट, अब आप ही कुछ करिए। तो वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे वो पुलिस ऑफिसर को ये डायरेक्ट करेंगे कि इनका FIR दर्ज करवाया जाए और इस केस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाए। ये होता है हमारा 156 का, मतलब 156 का क्लॉज 3। इसको हम डिफ़ॉल्ट FIR के रूप से भी। तो अब हम बात करते हैं अपने सेक्शन नंबर 157 के बारे में, जो बात करता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो अभी तक हमने इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना, तो अब इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो अब आगे का स्टेज क्या स्टार्ट होगा, वो होता है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन का जो स्टेज है वो क्यों स्टार्ट किया जाता है, ताकि पुलिस ऑफिसर जितने भी उस केस से रिलेटेड एविडेंस है उसको कलेक्ट कर सके। तो 157 में क्या बोला गया है कि इन्फॉर्मेशन रिसीव होने के बाद जो ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, अगर उनको ये रीज़न मतलब एक सस्पेक्ट है कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है, तो वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट कहाँ भेजते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब मजिस्ट्रेट के
पास भेजते हैं, जो कि कॉम्पिटेंट होते हैं इस केस के कॉग्निजेंस लेने के लिए। और इसी रिपोर्ट को बोलते हैं हम, एक जनरल लैंग्वेज में अकरेंस रिपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, तो 157 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो रिपोर्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अकरेंस रिपोर्ट। और जो अकरेंस रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट के सामने भेजी जाती है। इसका एक प्रोवाइजो है जो कि 2009 से ऐड किया गया था। इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई ऐसा कंडीशन है या ऐसा कोई केस है जो कि रेप के ऑफेंस से रिलेटेड है, या जो विक्टिम है रेप की, अगर उनसे कोई भी स्टेटमेंट लेना है, तो ऐसी कंडीशन में जो विक्टिम है उनको पुलिस स्टेशन ना बुलाकर कहाँ पे उनका जो स्टेटमेंट लिया जा सकता है, या तो रेजिडेंस ऑफ विक्टिम, जहाँ विक्टिम रहती हैं वहाँ जाके आप स्टेटमेंट लीजिए, या प्लेस ऑफ हर चॉइस, जहाँ पे वो चाहती हैं कि मैं यहीं पे स्टेटमेंट अपना दूंगी, जहाँ पे उनको कंफर्टेबल होता है वो वहाँ पे, या प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स और गार्जियन, अपने पेरेंट्स और गार्जियन के प्रेजेंस में ही वो अपना स्टेटमेंट देंगी। और किसके द्वारा लिया जाएगा, ये वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही इनका स्टेटमेंट लिया जाएगा। ठीक है, तो 157 में इतना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 158 जो कि बात करता है रिपोर्ट हाउस सबमिटेड। जो रिपोर्ट हमने यहाँ पे देखी उसको सबमिट कैसे मतलब कैसे करना है, तो एवरी रिपोर्ट सेंड टू अ मजिस्ट्रेट बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, मतलब सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस को दिया जाएगा और वो जाके मजिस्ट्रेट को इत्तला क्या कहते हैं, मतलब सबमिट करेंगे उनके सामने। ठीक है, तो ये होता है 158 का। ये इसके बाद आते हैं 159 में। 159 हमारा बात करता है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। मतलब अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट आ गई है, पुलिस स्टेशन द्वारा उनको रिपोर्ट दे दिया गया है, अगर उनको ये मतलब सेटिस्फाई नहीं है कि अभी इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, या उसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का डायरेक्शन दे सकते हैं। तो 159 इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब 160 में क्या है कि पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब भाई जो केस हुआ, जो मतलब ऑफेंस हुआ है उसके विटनेस होंगे, है ना, कोई विटनेस होगा जहाँ ऑफेंस हुआ है, तो अगर कोई विटनेस है, अगर नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर है तो उनका अटेंडेंस पुलिस ऑफिसर श्योर करेगी कि वो मतलब या तो पुलिस स्टेशन में आए और उन्होंने क्या देखा, कैसे देखा, इन सब के बारे में पुलिस ऑफिसर को जानकारी दें। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइजो है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ये बोला गया है कि नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, यानी 15 साल से छोटा अगर कोई बच्चा है, या 65 ईयर्स से बड़ा कोई बुढ़ापे इंसान है, या ओल्ड एज है, और वुमेन, और या मेंटली और फिजिकली डिसेबल पर्सन है, तो ऐसे पर्सन को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा। मतलब वो जहाँ पर है वहीं पर उनको मतलब जहाँ उनको कंफर्टेबल होता है वहीं जाके आप उनके स्टेटमेंट स्टेटमेंट ले सकते हैं। 161 में क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, यानी ये इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स बेस पर ही इंपॉर्टेंट है और इसके इंटीरियर में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बोला गया है कि जो विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा, और किसके द्वारा किया जाएगा, पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इसमें बोला गया है कि एनी पुलिस ऑफिसर जो विटनेस होंगे उनका एग्जामिन किया जाएगा orally any person supposed to be acquainted with the fact and circumstances of the case। orally उनका एग्जामिनेशन होगा कि आपने क्या देखा, कैसे देखा, कब हुआ, आप क्या कर रहे थे वहाँ पे, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पुलिस ऑफिसर द्वारा मतलब एग्जामिनेशन में लिया जा सकते हैं। इसका दूसरा क्या है कि सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली। यहाँ पे जो पर्सन है, जो विटनेस है, वो बाउंड होगा सच बोलने के लिए। शैल यहाँ पे बोला गया है, ये या मतलब ये याद रखिएगा कि यहाँ पे वर्ड शैल का यूज किया गया है कि आप सत्य बोलने के लिए बाध्य हैं। टू ऑल द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम, मतलब जितने भी क्वेश्चंस उनसे पूछे जा रहे हैं केसेस से रिलेटेड, वो सच बोले इसके लिए वो बाध्य हैं। अदर देन द क्वेश्चन टू आंसर टू विच वुड हैव टू टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसका आप सच सच जवाब दीजिए, लेकिन आप उसके लिए बाध्य नहीं है कि आप ऐसा जवाब दीजिए कि उल्टा आपके ऊपर ही केस हो जाए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, यहाँ पे मुझे ही क्रिमिनल बोला जाएगा तो ऐसे कंडीशन में आप बात को छुपा सकते हैं या गलत बोल सकते हैं। तो ये हमारा सेल्फ इंक्रिमिनेशन
जो डॉक्ट्रिन हम पढ़ते हैं अंडर आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 में, वो यहाँ पे डायरेक्ट रेलिवेंट हो जाता है। ठीक है, तो 161 में इतना इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंट जो केस है वो हमारा नंदिनी सतपथी वर्सेस पियर दानी, ये इंपॉर्टेंट केस है। और एफआईआर से रिलेटेड एक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है वो है ललिता कुमारी केस। ठीक है, 2014 का केस है ये। इसमें गाइडलाइंस दी हुई थी इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी। अब आते हैं 162 में। इसमें क्या है, स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस। तो ये इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब इधर उधर करके दिया हुआ है। सीधी सी बात है कि जो जितने भी स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा लिए जा रहे हैं वो एज अ एविडेंस यूज नहीं किए जा सकते। सीधी सी बात, यानी ये हम रेलिवेंट कर सकते हैं कहाँ से, अपने इंडियन एविडेंस एक्ट से डायरेक्ट 25 और 26 से, कि मतलब पुलिस ऑफिसर जो भी स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में लेते हैं वो एज अ एविडेंस यूज़ नहीं किए जाएंगे। अगर कोई यूज़ किए भी जा रहे हैं तो कैसे, सिर्फ और सिर्फ कंट्राडिक्शन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब टू कंट्राडिक्ट सच विटनेस अंडर सेक्शन 145, यानी जो भी हमारा स्टेटमेंट अभी लिया गया है, यानी 161 में एग्जामिनेशन में जो भी विटनेस ने स्टेटमेंट दिया है वो एज अ एविडेंस नहीं यूज़ होगा। और अगर उसको ट्रायल स्टेज में यूज़ करना भी है तो वो कैसे यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ विटनेस को कंट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ होगा, जो कि 145 इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है। अब आते हैं 163 में, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। तो ये वही कि सेक्शन जैसे 24 में बोला गया है कि कन्फेशन किसी को टीआईपी मतलब थ्रेट दे के, प्रॉमिस करके कि तुम दे दो तुमको छुड़वा देंगे ऐसी, या तुम क्या कहते हैं तुम कन्फेस कर दो तुमको मारा पीटा नहीं जाएगा। तो ये क्या है, ये एक इंड्यूसमेंट, मतलब इसे हम इंड्यूसमेंट ही बोलेंगे, है ना। किसी को आप बहला फुसला रहे हो तो ये कंडीशन नहीं की जाएगी पुलिस ऑफिसर द्वारा। ये हमारा बात करता है 163 में। अब आते हैं 164 जो बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। तो इसमें कन्फेशन के बारे में बात की जा रही है एंड स्टेटमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो इसको हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए ही। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कन्फेशन है वो किसके द्वारा लिया जाएगा, किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही कन्फेशन लिया जा सकता है। याद रखिएगा कि कन्फेशन अगर कोई पुलिस ऑफिसर के सामने दे रहा है, पुलिस स्टेशन में दे रहा है या उनकी कस्टडी में दे रहा है, तो ऐसा कन्फेशन कि कोई भी मतलब रेलिवेंट हो सकता है एक टाइम पे, बट ये एडमिसिबल नहीं होगा। कोर्ट ऑफ लॉ में इसे एडमिसिबल नहीं किया जा सकता है। पुलिस ऑफिसर कोई भी कन्फेशन अगर एडमिसिबल है तो वो तभी है जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाए, यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही अगर कोई कन्फेस करता है तो उसे रेलिवेंट और एडमिसिबल माना जाएगा। तो 164 में यही बात कही गई है। और ये विद और विदाउट जुरिडिक्शन, यानी ऐसा नहीं है कि आप जिस जुरिडिक्शन में आते हैं सिर्फ वहीं के मजिस्ट्रेट आपका कन्फेशन ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप कहीं भी जाके कन्फेस कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये किया, अपना गिल्ट, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बोली गई है। इसके अलावा इसमें थोड़ा थोड़ा ही है, ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। सीधी सी बात 164 में हमारा कन्फेशन की बात की गई है। और यहाँ पे अथॉरिटी याद रखिएगा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ पे जो है अथॉरिटीज़ हैं। और ये बिफोर इंक्वायरी और ट्रायल स्टेज है, यानी ये इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में होता है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रायल में जाके कन्फेस कर रहे हैं, तो वो अलग बात हो जाएगी, ठीक है। वो अभी हम ट्रायल में जानेंगे कि अगर ट्रायल के स्टेज में अगर कोई कन्फेस करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्ली ऑफ गिल्टी। लेकिन अगर यही कन्फेशन हमारे इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हो रहा है तो इसे हम कन्फेशन के रूप में जानते हैं। तो ये हो गया हमारा 164। इन राइटिंग होगा, इसमें इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, प्री के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं अपना 164 जो कि ऐड हुआ है 2005 से। ये बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, यानी जो रेप की विक्टिम होंगी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाना है, ये हमको बताता है 164A में। इंडेक्स बेस पे जरूरी है
और इसमें ये बोला गया है कि विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इनका एग्जामिनेशन एक मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले उसके 24 घंटे के अंदर आपको एग्जामिनेशन यानी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा देना है। ठीक है, मतलब पुलिस ऑफिसर द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन 24 घंटे यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है। उसके बाद 165 में है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर विद सर्च वारंट। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कुछ ढूंढना है या सस्पेक्ट है, कोई भी किसी का घर हुआ या कोई प्लेस हुआ, तो वहाँ पर सर्च वारंट अपने साथ लेकर पुलिस ऑफिसर सर्च कर सकती है। ये दिया हुआ है 165 में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 166 में when officer in charge of police station may require another to issue search warrant, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अथॉरिटी याद रखिएगा, नॉट बीइंग बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने 167 में, जो बात करता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, जिसको हम नॉर्मली नाम से जानते हैं रिमांड या डिफ़ॉल्ट बेल। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब 167 एक बहुत ही बड़ा प्रोविज़न है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक को स्टेज के लिए, प्री मेंस, इंटरव्यू, तीनों के लिए। तो इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में बढ़िया से जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करिए जो भी कमी रह गई हो या जो अच्छा कर सकते हैं, और प्लीज़ इट्स फॉर जुडिशरी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।